तो देख लेते हैं हमारे सामने कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बुक कीपिंग एक आर्ट है इस मॉनिटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ये डेफिनेशन किसने दी है? हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारे पास जो प्रॉपर जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट वाला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज स्पाइसर एंड पेगलर। मतलब बुक कीपिंग की जो भी ये डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये डेफिनेशन किसने दी है? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो आप इसको देखना, ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी टीजीटी 2011 में आ चुका है और हम सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक के अंदर नहीं भी होती हैं, क्योंकि 11th की बुक के अंदर डेफिनेशन के बारे में कहीं ना कहीं दिया भी होगा, तो देख लेना। सेकंड जो हमारा एमसीक्यू है वो है, डबल एंट्री सिस्टम इज द दैट सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू द पर्सनल एंड द इम्पर्सनल अकाउंट। अब पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन किसने दी है? हमारे पास इस क्वेश्चन में भी चार नेम्स है, विलियम्स, एमजे, एरन या नन ऑफ द वो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन हमको किसने दी है? आर एन कार्टर ने दी है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि डबल एंट्री सिस्टम को लेकर जो ये डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन किसने दी है? तो डेफिनेटली हमारे पास है आर एन कार्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया हुआ है, कहता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। कहता है अकाउंटिंग की शुरुआत तब होती है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, और जब हमारे पास अकाउंटिंग खत्म हो जाता है तो तब क्या स्टार्ट होता है? सिंपल सी बात है, जब हमारे पास अकाउंटिंग की एंडिंग हो जाती है तो उसके बाद शुरू हो जाता है ऑडिटिंग का काम। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से हमारा ऑडिटिंग का ऑप्शन प्रॉपर करेक्ट है, क्योंकि बुक कीपिंग का काम जैसे ही खत्म होता है अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग का काम जैसे शुरू हो जाता है हम लोग फर्मों में क्या कराते हैं? ऑडिटिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिटिंग का, वो करेक्ट हमारा आंसर है, क्योंकि ऑडिटिंग के अंदर ही हम बहुत कुछ चेकिंग करते हैं, और ऑडिटिंग का जो काम होता है ये काम कौन करता है? ये ऑडिटर करता है। ठीक है, फिर कहता है कि ये चार्टेड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट्स आर, चार ऑप्शन है हमारे पास, स्किल्ड ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर या नन ऑफ द अबोव। तो डेफिनेटली जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोफेशनल ऑडिटर्स होते हैं। कौन से? प्रोफेशनल ऑडिटर्स होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिटर्स के, ठीक है, जो ऑडिटर्स होते हैं तो ये हमारे काम करते हैं, चार्टेड अकाउंट्स प्रोफेशनल ऑडिटर वेयर द ऑडिटर्स वर्किंग अंडर द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ये सीएजी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है द आइटम्स विच इंक्रीजेस द ओनर्स कैपिटल ऐसे रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड। उन सभी ट्रांजैक्शंस की वजह से जिससे बिजनेस की ओनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? अब सिंपल सी बात है, बिजनेस में जब जब प्रॉफिट होता है या बिजनेस में जब जब इनकम होती है, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्योंकि ये बात आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट होता है या इनकम होता है, हम क्या करते हैं? ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, हम कैपिटल में उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार का ही क्वेश्चन हमको स्टडी करने को मिल रहा है। या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का अगर चैप्टर को देखा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रेडी करते हैं। तो वहां पर भी आप इसकी सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं कि जब जब हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास जिससे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो सकती है? वो ट्रांजैक्शन हमारी हो सकती है इनकम की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में। तो जिस भी ट्रांजैक्शन की हेल्प से हमारी इनकम बढ़ती है या हमारी प्रॉफिट होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस की हेल्प से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बिजनेस कमाता किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए। अल्टीमेटली कैपिटल के अंदर हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहां पर अकाउंटिंग की जो लास्ट स्टेप होता है आपको पता है, अकाउंटिंग के अंदर हम देखते हैं कि लास्ट स्टेप के ऊपर आकर हम लास्ट में एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां पर आपका हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो हम लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट्स में से, इन चारों स्टेटमेंट्स में हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कहता है अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलिंग एंड गुड्स सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये सिंपल सी बात है, ये तो सच है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरी स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि जब मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। थर्ड क्या है, द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट द वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। क्या सिमिलर नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जब उसको हम एक ही जगह पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं? नहीं, उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, नोट रिकॉर्डिंग। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो इसने यही पूछा था कि चारों स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट देखो जो करेक्ट नहीं है। तो सी हमारा यहां पर आंसर होगा, क्योंकि जो अगला आंसर है ये भी ट्रू है, क्योंकि चौथी जो स्टेटमेंट है, चौथी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टॉपिक दिया हुआ है। तो चौथी स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू। तो द थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है। और फिलहाल इन्होंने एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दी हुई है, ये मैंने आपको बता भी दी है। आगे देखते हैं, कहता है द मनी रिसीव्ड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज। जब बिजनेस को बिजनेसमैन से मनी रिसीव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, हमने ये बात स्टडी की थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर, कि जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल हमारा करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि यहां पर ये देखो कि बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है। तो रिकॉर्डिंग इन द प्रिलिमिनरी बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, राइटिंग पार्टनरशिप डीड, नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हमारा बुक कीपिंग का जो मीनिंग है वो हमारी जो शुरुआत की जो बुक्स होती हैं, जो प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो रिकॉर्डिंग इन द प्रिलिमिनरी बुक्स, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना बुक कीपिंग का टॉपिक नहीं है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना बुक कीपिंग का टॉपिक नहीं है, पार्टनरशिप डीड को राइट करना ये भी बुक कीपिंग का टॉपिक नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्या, रिकॉर्डिंग इन द प्रिलिमिनरी बुक्स, जो अकाउंट्स की जो शुरुआत की जो प्रारंभिक बुक्स किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? कुछ लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग का प्रॉपर हमारा यही मीनिंग है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि मान लो एक पर्सन है, सेलर है, इस सेलर ने क्या किया, 2000 रुपए की गुड्स को किसी पर्सन को बेच दिया 1800 में। अब सिंपल सी बात है, सामने वाले ने बहसबाजी नहीं की, हमने भी सामने वाले को कुछ नहीं कहने की जरूरत पड़ी, दोनों को बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सामने वाले को 2000 रुपए वाली एमआरपी की गुड्स 1800 में दे दी, भाई ले जा। फॉर एग्जाम्पल, अब दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाते हो तो आपके पास मान लो 25 रुपए का ब्रेड का डब्बा है, उस ब्रेड के डब्बे के ऊपर 25 रुपए लिखे हुए हैं। दुकानदार आपको वो डब्बा मान लो 23 रुपए में दे देता है। क्या? 23 रुपए में, 23 में। तो जो बाय डिफॉल्ट दुकानदार ने आपको जो डिस्काउंट दिया है तो वो ट्रेड डिस्काउंट के अंदर काउंट होएगा, क्योंकि उस 2 रुपए के लिए आपने कोई बहसबाजी नहीं की, वो आपको एमआरपी से अपने आप ही 2 रुपए कम करके दे रहा है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर क्योंकि 2000 रुपए की गुड्स बायर को 1800 रुपए में दी है, तो 200 रुपए का जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो सामने वाले दुकानदार को आपने 23 रुपए दे दिए या आपके नाम पे उसने उधार लिख दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द पर्पस ऑफ द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का पर्पस किस में है? ओनरशिप में होता है, ठीक है ना। तो देख लेना इसमें भी। आगे क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक डेटा, सेकंड ऑप्शन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस फॉर द वर्क, थर्ड,
रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, या अचीवमेंट ऑफ द नॉन इकोनॉमिक गोल्स। अरे सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है, बट इन बाकी के 3 ऑप्शन को देखें तो ये हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन में फिट नहीं बैठते हैं। फिर 28 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से हमको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी करेक्ट वाली कौन सी है। अगर हम करेक्ट वाली अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी को थोड़ा चेंज करें तो क्या कह सकते हैं, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या कुछ और भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल को यही रखा रहने दो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो ये तीनों ये करेक्ट इक्वेशन है, पर अपने को देखना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। ठीक है, इसमें से अगर हम करेक्ट वाली देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि यहां पर देखो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, द्विपहलू अवधारणा बोलते हैं इसको, क्या, द्विपहलू अवधारणा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, पूछ रहा है आपसे कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने देना, जल्दी से बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर दो, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग की जब थ्योरी की वीडियोस थी मैं आपको तब भी बता रहा था, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है, ये सारे के सारे अकाउंट हमारे आते हैं किसमें, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो अपने को ये ध्यान रखना है, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सारे आते हैं। कैपिटल अकाउंट है राम, सोहन, मोहन, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूट, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, किसी पर्सन के नेम है मोहन, सोहन, राम, श्याम, एक्स, वाई, जेड, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जबकि रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, हमारी कैश आता है ना, हमारी एसेट्स आती हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी की सारी आती है रियल में। नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल के अंदर हमारे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन। तो अपने को ध्यान रखना है जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के नेम की जगह कैपिटल वर्ड यूज होता है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन के नेम की जगह क्या वर्ड यूज करता है, कैपिटल वर्ड यूज करता है। तो इसलिए कैपिटल रियलिटी में एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन की जगह पे यूज हो रहा है, बिजनेसमैन के नेम की जगह यूज हो रहा है, तो हम कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ही काउंट करते हैं। तो छोटी छोटी बातें अपने को नॉलेज में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने को इस स्टेटमेंट में से करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस ओनर इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, या इक्वल। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, एसेट्स क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल को इन्होंने क्या बोला हुआ है, ओनर्स इक्विटी। तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे कह रहा है कि जो हेड ऑफिस है इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, ये कहां पे है,
जो हेड ऑफिस है हमारा इसका, द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, ये डेफिनेटली हमारा है कैलकाटा में। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया है वो किया गया है 28 मई 1959। तो यहां पर अपने पास एक ही एमसीक्यू के अंदर दो ऑप्शन आ गया, ध्यान रख लेना, दो आंसर आ गए हैं। पहली बात कि इसका हेड ऑफिस कैलकाटा में है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये 28 मई 1959 को एस्टेब्लिश किया गया। तो यहां पर जो आंसर डी है करेक्ट आंसर है, दैट इज कैलकाटा। तो अपने को ध्यान रखना है। फिर आगे देखो, आगे क्या रहा है, कहते हैं डैश इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। जो हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है इसका फादर किसको कहा जाता है? डेफिनेटली यहां पर ये आंसर आपको बहुत बार आपने स्टडी किया भी होगा, लुकास पैसियोली। तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का फादर। तो इसकी बुक थी डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स, ये पब्लिश हुई थी 1494 के अंदर, 1494 के अंदर इसकी बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, इटली के अंदर। जिसके अंदर विच डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट एक्सप्लेन, जिसके अंदर सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था। Since then he is known as the father of the double entry system and the modern accounting system। तो लुकास पैसियोली को ही हम जानते हैं फादर ऑफ द डबल एंट्री के नाम से या मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के फादर के नेम से। तो अपने को ध्यान रख लेना, अगर आपसे कोई पूछ ले डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है, तब भी आंसर हमारा सी है। अगर आपसे पूछ ले कि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का फादर कौन है, तब भी यही है। तो इसकी बुक पब्लिश कब हुई थी? 1494 के अंदर। कहां पर? इटली में। तो छोटी छोटी बातें हैं, ईयर भी दिया हुआ है और हमारी कंट्री भी दी हुई है, अपने को पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन इज द फ्लोइंग इज द नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहली बात, हमको इसमें से एक गलत वाला आंसर देखना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग का जो फंक्शन जो नहीं होता वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। हम अकाउंटिंग इसलिए थोड़ी ना मेंटेन करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, हम अकाउंटिंग इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमारी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को हम ऑर्गेनाइज कर सके, जो कानूनी जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके, बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो एरर्स आती हैं उनको हम डिटेक्ट कर सके, बिजनेस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, कुछ चीजों को हम एनालिसिस कर सकें। तो डेफिनेटली प्रॉफिट को मैक्सिमम करना हमारी अकाउंटिंग का मेन फंक्शन नहीं होता। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड किस पर करते हैं? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस करते हैं हमारे प्रैक्टिकबिलिटी के होते हैं कि वो प्रैक्टिकल अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज सर्टन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन फॉर्मुलेटेड विच आर नॉट स्टैटिक एंड आर एडेप्टेबल टू चेंज। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में बताओ, एक बिजनेस की एसेट्स हमारे पास 1 जनवरी को है 6000 की, 31 जनवरी को हमारी वो एसेट्स हैं 7500 की। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जनवरी 1 को हमारी एसेट्स है 6000 और 31 जनवरी को हमारी एसेट्स हैं 7500। ठीक है, अगर वो ओनर जनवरी के अंदर विड्रॉ करता है 1000 रुपए, जनवरी के अंदर उस बंदे ने 1000 रुपए विड्रॉ किए हैं, तो आपको बताना है जनवरी की नेट इनकम। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1500 रुपए, 500 रुपए, 2500 रुपए, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके बताओ कि अगर किसी की नेट एसेट्स 1 जनवरी को 6000, 31 जनवरी को 7500, जनवरी में उसने ड्राइंग की है 1000 रुपए की, तो जनवरी की आपको नेट इनकम बतानी है कि जनवरी में उसकी नेट इनकम कितनी हुई है। जल्दी से बताओ, आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
विजय का ठीक है। अनु आपका गलत लग रहा है मुझे आंसर। नपेंद्र ठीक है। नीलम ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो। मान लो वो जनवरी में 1000 रुपए की ड्राइंग ना करता। मान लो वो जनवरी में 1000 रुपए की ड्राइंग ना करता तो इसकी यहां पर वैल्यू कितनी होनी थी? 8500। तो ये 8500 होती और स्टार्टिंग में कितनी थी? 6000। तो डेफिनेटली हमारे पास जो ये जो आएगा हमारा आंसर आएगा 2500 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंग देख लेना। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या किया। अगर हम वो ड्राइंग ना करता तो हमारे पास नेट एसेट्स होती 8500 रुपए की, जिसमें से अगर हम पहले दिन के एसेट्स को 6000 को लेस कर दें तो नेट इनकम डेफिनेटली ड्यूरिंग द जनवरी कितनी अर्न की है? 2500 रुपए। तो हमारा जो आंसर है डेफिनेटली ये बी ऑप्शन है 2500 का। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंसिडर द करंट लायबिलिटी? इन चारों में से कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है? बिल्स पेबल, कंटीजेंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन द डिबेंचर। इन चारों ऑप्शन में से करंट लायबिलिटी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो जल्दी से। ओके, नीलम करेक्ट। बाकी बताओ। विजय का भी ठीक है। ओके, और अनु गलत। इसमें से हमको बताना था कि कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली जो हमारा जो ऑप्शन है वो कंटीजेंट लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, आगे है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा होता है? अगला क्वेश्चन बताओ। देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा होता है? एन एक्सपेंस है, एक एसेट्स है, एक रेवेन्यू है, या एक लायबिलिटी है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताओ। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है कौन सा है? ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस डेफिनेटली हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आगे भी देखो। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट, या ड्राइंग अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं अपने पास ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन ये पर्सनल अकाउंट के अंदर है। अब ड्राइंग अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर है, प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर है। तो अल्टीमेटली ये पहले की जो तीनों की तीनों आइटमें है ना, ये पहले की पहले तीनों आइटम तीनों की तीनों ये पर्सनल अकाउंट में आने वाली है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो ड्राइंग अकाउंट है ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट की है, और ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की आइटम है। तो डेफिनेटली है तो पर्सनल की ही, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों जो आइटम है हमारी पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही आती हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि अकाउंटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है। डेफिनेटली जो अकाउंटिंग के जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेट करना, प्रोटेक्टिंग करना, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, तो मैक्सिमाइज करना रिजल्ट को, ये हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन हमने कहीं पे भी स्टडी नहीं किया है। तो मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट जो हमारे सी ऑप्शन है ये हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट नहीं है। तो हमको यही देखना था कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। अब ये हमारे पास फिर से एक आ गया है, कहता है कि इसमें से बताओ कौन सी अकाउंटिंग की इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है मैंने आपको बताई थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो ये ठीक है, तो मतलब पहले वाली तो ठीक है। इसको हम चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर ऐसा भी कहीं पर दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, ये दिया हुआ। अगर मैं कहूं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज तो ये भी ठीक है। तो देख लेते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है? तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल कभी बन ही नहीं सकता। तो इस मेन वाली बेसिक इक्वेशन को याद रखो, इस मेन बेसिक इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन भी बन जाती है, थर्ड भी बन जाती है। तो बस इसको आगे पीछे कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जबकि पहले के तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि अगर गुड्स ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए, तो अगर हम वो करता है तो हम इसके अंदर कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ये बात आपको पता है, जब भी बिजनेसमैन ड्राइंग करता है, अगर वो ड्राइंग करता है कैश में तो क्या करते हैं हम? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो ड्राइंग करता है बैंक से पैसे निकलवाता है तो क्या लिख देते हैं? टू बैंक अकाउंट। पर अगर वो ड्राइंग करता है माल में, गुड्स में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो बिजनेस में से गुड्स निकाल के ले जाता है ड्राइंग करने के लिए, तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या? टू परचेजेस अकाउंट। तो यहां पर डेफिनेटली जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा, परचेजेस अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग करने से वो ये पूछ रहा था कि कौन से अकाउंट को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो डेफिनेटली यहां पर हमारा परचेज अकाउंट आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ASBI, वो किससे रिलेट करता था? वो रिलेट करता था डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही था हमारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमने अलग से सब्जेक्ट स्टडी किया भी है, तो उसमें देख लेना। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब लगा था? स्टार्ट लगा लो ऐसे 1949। तो गवर्नमेंट ने ये पास किया था 1941। तो गिव द फुल ऑटोनॉमी टू द प्रोफेशन ऑफ द CA। दिस इज एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। देबाशीष मित्रा इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, देबाशीष मित्रा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो जाएगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमीशन कमेटी इज ऑन। तो सेकंड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किसके ऊपर है? ये है हमारा वैल्यूएशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वेंट्री को लेकर। तो द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
of the International Accounting Standard Committee is on. ठीक है, this standard deals with the cost determination and the subsequent identification, including any return to the not realizable value such an expense. It also offers instruction on the cost formulas used for the inventory distribution of the cost. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेंट्री को लेकर है, वैल्यूएशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इन द मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। ठीक है, अकाउंटिंग जो मॉडर्न एज के अंदर जो हम अभी मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो ये किसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सारी बातें हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, है ना, ये एक बिजनेस की लैंग्वेज ही कहते हैं, इसको हम कहते हैं द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो पहले के पहले तीनों क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो डी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तुम लोग बताना अभी। द यूजर ग्रुप ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ओनर्स ऑफ द बिजनेस, या मैनेजर ऑफ द बिजनेस, या पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर इनमें से देखना कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर देखो क्या आएगा। ओके, विजय का ठीक है, राकेश का भी ठीक है, बाकी लोग भी अपना दिमाग चलाओ, दिमाग में से थोड़ा जंग साफ करोगे तो पेपर में जा पाओगे। अभी से जो दिमाग में लगा हुआ जंग नहीं हटा रहे ना, सफाई नहीं कर रहे दिमाग की, तो आगे क्या होगा तुम लोगों का। ये टॉपिक वैसे मैंने आपको टीच किया था कि इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सारे लोग ही आते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र के अंदर सारे के सारे बिजनेस का, चाहे वो ओनर है, मैनेजर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, मीडिया है, सारे के सारे आते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो डी ही होगा, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र में ही हैं। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 lays down the guidelines for the inventory valuation and the presentation। तो सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन के लिए गाइड करता है। तो कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारी जो सेकंड है ना, ये सेकंड सॉरी कहता हूँ फोर्थ, अब बेसिक अंदर पॉलिसी तो वैल्यूएशन और इन्वेंट्री शुड नॉट बी क्लियरली स्टेटेड। तो ये चीज़ इन्होंने गलत दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। बाकी तीनों चीज़ तो हमारी ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग ही होती हैं, जो गुडविल की और सॉरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन के लिए होती हैं। ठीक है, तो देखना। फिर आगे है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट थोड़ी ना होता है, बिल्डिंग तो रियल अकाउंट में होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज द नॉन पर्सनल अकाउंट। नो, आउटस्टैंडिंग रेंट तो पर्सनल में होता है, तो ये भी गलत दी हुई है। एवरी डेबिट हैड ए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट के सामने क्रेडिट भी होगा, यस होना चाहिए। इनकम आर डेबिटेड, नहीं, इनकम तो हम क्रेडिट करते होते हैं,
तो इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, तीन गलत है, तो डेफिनेटली हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा आंसर होने वाला है। तो देख लेना, क्योंकि डेबिट होता है तो डेबिट की टक्कर में क्रेडिट भी होता है, तो ये हमारा एक ऑप्शन ठीक था, वो बताना था तो हमने बता दिया। फिर आगे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कंसीडर द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कंसीडर द फ्लोइंग एक्टिविटीज, इसमें सारी सारी एक्टिविटीज को देखना है, तो हमको इसको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि बुक कीपिंग के अंदर हमारे पास सीक्वेंस होती है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है, उसको हम चेक करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन मनी में है, नॉन मनी में है, फिर उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे लिखते हैं, है ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, पूरी पूरी सीक्वेंस होती है। तो ऐसे ही हमारे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, इन एक्टिविटीज को हमें क्या करना है, सीरीज में लगाना है। तो देख लो क्या है, पहले तो है समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, फिर सेकंड है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें से जो हमारा आंसर बोल रहे हैं ये बी, बी हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है सबसे पहले आएगी, फिर सेकंड आएगी, है ना, फिर फर्स्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे, और ये थर्ड वाली फोर्थ नंबर पे। तो ये हमारी ये सीक्वेंस रहने वाली है, तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। ठीक है, इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग इन अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट, कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग का है इसमें ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे होता है, वन अकाउंट वाइज, क्या एक अकाउंट दो बार इफेक्ट होता है, नहीं होता। टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, यस, दो अकाउंट एक सेम टाइम पर इफेक्ट होते हैं। वन अकाउंट इन द टू वेज, नो, टू अकाउंट्स इन द टू वेज, नो। तो क्या होगा, जब भी कोई डबल एंट्री सिस्टम होती है बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो अकाउंट सेम टाइम पे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन बी। आगे देखें, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें से बताना है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम इसको अब चेक कर लेंगे, हमारे पास ये बी आंसर ही होगा। तो देख लेना, क्योंकि हमने बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो हो सकती है, ये भी ठीक है, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज कैपिटल हो सकती है, पर लाइबिलिटीज में से कैपिटल को माइनस कर दें ये नहीं हो सकता। तो इसमें से हमने देखना था कि कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, तो हमारे पास आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सी करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल अगर इधर रखा रहे तो क्या होगा, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। बाकी आप देखोगे तो बाकी हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कंपनी का जो अमलगमेशन होता है उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अमलगमेशन ऑफ द कंपनी के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 14, 20, 16 या 12। तो आप चारों में से एक आंसर जल्दी से दो, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमलगमेशन ऑफ कंपनी को लेकर है। ओके, और बाकी बताओ। फोर्टीन, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन को लेकर है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 कौन सा है, ये अर्निंग पर शेयर को लेकर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट के लेकर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर। तो डेफिनेटली जो अमलगमेशन का है वो
वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो ये हमारा ए करेक्ट आंसर है। फिर से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेना, ये तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेप के बहुत बार आ चुके हैं, बार बार। ठीक है, कह रहे हैं कि एक बिजनेस की जो नेटवर्थ होती है, एक बिजनेस की जो नेटवर्थ होती है वो क्या होती है। तो नेटवर्थ एक बिजनेस की अगर हम देखें, तो अगर हम टोटल एसेट्स में से अगर हम बाहर की लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, तो वही हमारी बिजनेस की नेटवर्थ होती है। ठीक है, तो एसेट्स में से ऐसा लगा लो कि बिजनेस ने जो बाहर के लोगों को पैसा देना है, अगर उसमें से माइनस कर दें तो हमारी वो कैपिटल होती है, और वही बिजनेस की नेटवर्थ भी होती है। ठीक है, फिर अगला बता रहा है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, वो किससे रिलेटेड कंसर्न है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कंसर्न है हमारा अकाउंटिंग फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, हाउएवर फ्रॉम द 1 अप्रैल 2013 दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द पीरियोडिक अकाउंटिंग 26। ये रिप्लेस हो गया था अकाउंटिंग 26 से, जो है अकाउंटिंग फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये सब तो अपने को पता ही होगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेकर है। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे, यहाँ पर भी तब भी आया था, हमने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर है, बोले तो CFS। ठीक है, कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें क्या नहीं आता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो हमारा टारगेट होता है। सेल मैक्सिमम करना भी हमारा टारगेट होता है, हम बिजनेस सर्वाइव करते रहें, है ना। तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती रही तो ये हमारा टारगेट नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देख लेना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके तो ये टारगेट ये तो होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा करना, सेल ज्यादा करना, सर्वाइव करना। पर इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम करना ये हमारा टारगेट नहीं हो सकता। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये बिजनेस के हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट कमाना, सेल को मैक्सिमम करना, सर्वाइव करना, कस्टमर को क्रिएट करना, गुडविल क्रिएट करना, ये सारे होते हैं। पर हमारी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो जाए तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का नहीं होता। फिर अगला कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताओ किससे रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, देखना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को लेकर, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से देना है अभी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ये किससे रिलेटेड है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट्स को लेकर है। ठीक है, तो आप में से 3-4 लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 द परचेज कंसिडरेशन इज द पेबल टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग। हम परचेज कंसिडरेशन किसको पे करते हैं, ये किसके लेकर है, ये देख लेना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करता है विद द शेयर होल्डर्स को लेकर, ठीक है, इज पे टू द शेयर होल्डर। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। लॉसेस एंड आर एंटिसिपेटेड, ठीक है, एंड प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटेड टिल द अनरियलाइज्ड। जब तक वो रियलाइज तब तक हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि हम लॉसेस के बारे में पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। जब आप 11th के 3rd चैप्टर में देखते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो टॉपिक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल, तो वहां पे देख लेना कंजर्वेटिज्म, बोले तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत। तो रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम पहले ही लिख लेते हैं, पर अगर हमको पता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें से कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। तो देखो ध्यान से, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, अकाउंट कन्वेंशन ऑफ द एक्रूअल अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हमारे पास ये जो 3rd ऑप्शन है, ये हमारे पास हमारी अकाउंटिंग की कन्वेंशन के अंडर में नहीं आएगा। तो देख लेना, क्योंकि जब आप 4th 5th चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलता है, एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। अगला है, एवरी डेबिट शुड हैव द इक्वल एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज सो। जितना डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होता है। तो ये वाली बात कहाँ पे की गई है, ये वाली बात आप सबको पता है कि ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ही होता है। ये अपने को सबने पहले भी स्टडी की है। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फुल एस्पेक्ट, नेमली डेबिट एंड क्रेडिट, व्हिच इज इक्वल एंड द अपोजिट इन नेचर, जो नेचर के अकॉर्डिंग अपोजिट भी होती है। फिर अगला जो है क्वेश्चन वो क्या है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न, the business organization will be going concern, it is an accounting principle, an accounting concept, an accounting convention, an accounting imagination। तो ये हमारी accounting concept होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये मान कर चलते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। ये अकाउंटिंग का हमारा ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, अपने को पता है। प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद, प्रीपेड रेंट किस में आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 5 ऑप्शन है आपके पास, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट और द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रीपेड रेंट हमारा कौन से में आने वाला है, जल्दी से बताएंगे। डेफिनेटली जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ही हमारा ये नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हमारे पास प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड सारी चीजें आती हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हमारा हिस्सा है ये प्रीपेड रेंट अकाउंट।